हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जीके बाय जुनैद सर में आपका स्वागत है। हम आज आपको पढ़ाएंगे इतिहास। हिस्ट्री कराने वाले हैं, मतलब इतिहास और प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री कराएंगे हम आपके। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम क्वेश्चन यहाँ पर इतिहास से कराएंगे फ्रेंड्स। पाषाण काल हो, सिंधु घाटी सभ्यता हो, सारे क्रमवार चलते रहेंगे फ्रेंड। चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। यह क्लास आपके लिए सभी एग्जामों के लिए लाभदायक है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ी जूम कर देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में आता है हमारा स्टोन एज, मतलब पाषाण काल। देख लीजिए, ठीक है। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पाषाण काल आ चुका है और आपका यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे क्लास से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे अगर आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे तो फ्रेंड्स। ठीक है, आप जितने देखिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हरियाणा जीके के जितने प्रीवियस ईयर थे सारे कराए थे फ्रेंड, और वहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और ये यहाँ पर अब हम कराएंगे हिस्ट्री। इंडिया हिस्ट्री भी चलती रहेगी, सारे एग्जाम यहाँ पर के एग्जामों के लिए क्लास लाभदायक है भाई। चलिए बिना टाइम वेस्ट के अब शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके सामने भीमबेटका। पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है भाई? तो वो मध्य प्रदेश में है भाई। क्या पर है? मध्य प्रदेश, मतलब एमपी के अंदर है भाई, मध्य प्रदेश में। चलिए भाई, यहाँ देखिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ये देखिए यहाँ पर, इसलिए हम थोड़े से देख रहे हैं। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है भाई भीमबेटका, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ के चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है भाई। इसकी खोज 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी भाई। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया भाई भीमबेटका गुफा को। चलिए आगे चलिए। सेल्ट एक खालिस्तान नवपाषाण कालीन है। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन एक उपकरण है भाई, तो वो भी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। चलिए आगे चलिए। जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है भाई? तो महाराष्ट्र के अंदर है भाई। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र। चलिए आगे चलिए। अब चले यहाँ पर, ये रहा अगला प्रश्न। अब आते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता भाई। सिंधु घाटी सभ्यता से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है भाई? तो राखी गढ़ी हरियाणा में, हरियाणा के हिसार में भाई। सभी को पता है इस बात को तो भाई। ठीक है, लो और मैं आपको बता दूँ तो ये तो हो गया भाई। कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। आपका कहाँ पर है? गुजरात में है भाई, गुजरात। लोथल और धौलवीरा गुजरात में, और कालीबंगा आपका राजस्थान के अंदर है भाई। ठीक है, इन स्थानों को आप ध्यान रखना है भाई। और राखी गढ़ी की जो खोज हुई थी 1969 में डॉक्टर सूरजभान ने की थी भाई, 1969 में। चलिए भाई आगे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन पूछते चलेंगे भाई। वैदिक सभ्यता मतलब वैदिक कल्चर। चलिए आगे। मिक्स क्वेश्चन है। भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है भाई। किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, ऋग्वेद में सर्वप्रथम भरत रत्न का उल्लेख मिलता है भाई, भरत रत्न का, जिसके नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद माना जाता है भाई। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वह ऋग्वेद है भाई। इसमें कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। इसे वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं भाई। इस वेद को, ऋग्वेद को पढ़ने वाले। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया भाई। यहाँ बताइए, आपका अगला प्रश्न ये रहा। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों के मुख्य रूप से खालिस्तान की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था भाई। तो वह कांसा हो जाएगा भाई। डी राइट आंसर कांसा।
चलिए भाई यहाँ पर निम्नलिखित में से किस वेद में दशराज युद्ध 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है? तो वह ऋग्वेद के अंदर है भाई। और किस नदी के पर हुआ था? परुष्णी नदी के किनारे हुआ था भाई। ठीक है, चलिए आगे। 4 वेदों में से किस में बुरी आत्मा और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो वो हो जाएगा हमारा अथर्ववेद में है भाई। आर्यों का मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई थी? तो हो जाएगा जन। क्या थी? जन थी भाई। यहाँ देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछ जाता है, आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई जन थी भाई। क्या थी? जन थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में आरोही क्रम में बटी थी भाई। कुल को और विष जन राष्ट्र, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी और विष का प्रधान विस्पति और जन के शासन राजन कहलाते थे भाई। ठीक है, सारे देख लेना आप इसको। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? तो हो जाएगा वैश्य। तो बी राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप पढ़ने तक बने रहिए हमारे साथ और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। और चलिए अगला प्रश्न। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था वितस्ता। डी राइट आंसर रहेगा। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर बताइए। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां हैं? तो व्यास और सतलज नदी है भाई। 12 के अंदर सी राइट आंसर रहेगा आपका। ठीक है, स्पीड बढ़ाते जाएंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना आपके। तो आप कमेंट में कर सकते हो जी थोड़ा स्पीड बढ़ा के पढ़ाइए, या थोड़ा नॉर्मल पढ़ाइए, या आप वहाँ से पढ़ाइए, जो भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम आपके लिए बिल्कुल सारी ओपन कर रखी है भाई। अथर्ववेद खालिस्तान खंडों का संग्रह है। अथर्ववेद डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएंगे। अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है भाई। और लगभग इसमें 600 ऋचाएँ हैं। कितने? 600 ऋचाएँ हैं भाई। और चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम इसी उसमें मिलता है भाई। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? तो वह रावी नदी को जानते थे पुरुषनी। ठीक है, रावी नदी को पुरुषनी के नाम से जानते थे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा 7 विधान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है? तो हो जाएगा दयानंद सरस्वती। तो सी राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। मैक्स मूलर आर्यों का उद्गम स्थान मध्य एशिया था भाई, मैक्स मूलर का। ठीक है, और दयानंद सरस्वती आर्यों का उद्गम स्थान तिब्बत था। और गाइल्स और मैकडोनेल आर्यों का उद्गम स्थान दक्षिण पूर्व यूरोप है भाई। और बाल गंगाधर तिलक आर्यों का उद्गम स्थल कौन सा था? उत्तर पूर्व था भाई। ठीक है, इस तरह से समझ कर लेना। कुल कितने वेदांग है? तो 6 वेदांग है भाई। कितने हैं? कुल 6 वेदांग है भाई। ये रहा आपके सामने वो 6 वेदांग, इसको आप देख लेना। ठीक है, ये 6 वेदांग है भाई आपके। भारत में वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो सरस्वती नदी के किनारे हुई थी। तो डी राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी के किनारे। अब आते हैं महाजनपद भाई। महाजनपदों का उदय भाई। ठीक है, इनमें हम कराएंगे। चलिए भाई यहाँ पर महाजनपद भी करा देते हैं। मगध महाजनपद खालिस्तान नदियों से घिरा हुआ था। तो गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ था मगध महाजनपद। डी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। वज्जी महाजनपद की राजधानी थी तो खालिस्तान में थी। तो वह वैशाली थी भाई। क्या थी? वैशाली। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी भाई। इस बात को नोट कर सकते हो भाई। चलिए कुछ अलग बता देते हैं महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। ये महाजनपद और ये इनकी राजधानियाँ। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी भाई। क्या थी? चंपा। और मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह और पाटलिपुत्र थी भाई। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। और कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती शहद समेत थी भाई।
और मल की राजधानी कुशीनारा पावा थी भाई। मल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा पावा थी। और असम असम की राजधानी असम तो राजधानी पोतन हो जाती। कंबोज की हाटक है भाई। ठीक है, तो ये था, नोट कर लेना है भाई। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी से पूर्व में कितने महान शक्तियां महाजनपद अस्तित्व में आया था भाई? तो वह 16 थी भाई। तो डी राइट आंसर हो जाएगी 16 अस्तित्व में आई थी भाई। यहाँ देखिए, वश की राजधानी कौशाम्बी और काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी और अंग महाजनपद की राजधानी चंपा और मगध महाजनपद की राजधानी गिरिवर्ज या मतलब राजगिर है। और वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली या मिथिला या विदेह। ठीक है, तो ये भाई है। और देखिए भाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इनको करा रहे हैं भाई। कौशल श्रावस्ती, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। अवंती की राजधानी उज्जैन और महिष्मती थी। मल की भाई बता चुके हैं। और पांचाल की अक्षत्र और कामपिले, चेदी की शक्तिमती सुक्तिवती। ठीक है, ये कोई भी हो। कुरु की इंद्रप्रस्थी भाई, ये एक इंपॉर्टेंट है भाई। और एक है मत्स्य, मत्स्य की विराटनगर थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। गंधार की तक्षशिला थी, ये हम करा चुके हैं भाई। ठीक है, और सूरसेन की मथुरा और कंबोज की हाटक राजपुर थी भाई। कुरु की इंद्रप्रस्थ और मत्स्य के विराटनगर थे भाई, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में एक नहीं जो कि 7वीं और 6ठी शताब्दी के शुरू में ईसा पूर्व में भारत में मौजूद है? तो वह वैशाली थी भाई। ठीक है, वैशाली थी भाई। चलिए आगे। अब मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर, प्राचीन चंपा शहर को खालिस्तान महाजनपद की राजधानी माना जाता था। तो चंपा अंग जनपद की राजधानी थी भाई। तो सी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। ये भी कराएं सारे क्वेश्चन भाई। अब आ जाए हम आपके लिए मगध का उत्कर्ष। मगध आ जाइए, इमरजेंस ऑफ मगध। ठीक है, तो मगध का उत्कर्ष। अब देखिए मगध के बारे में हम शुरुआत करते हैं भाई। 5वां चैप्टर। हर एक वंश से मगध के पहले शासक खालिस्तान में थे, तो वो बिंबिसार थे भाई। कौन थे? हर एक वंश से मगध के पहले शासक वह कौन थे? हर एक वंश थे। तो और इसका राइट आंसर हो जाएगा, शासक थे तो बिंबिसार। हर एक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। मगध की गद्दी पर 544 में बैठा था भाई। किस पर बैठा? 544 में बैठा था। चलिए भाई आगे चलिए। यहां बताइए आप, निम्नलिखित में से कौन वेद वंश का अंतिम शासक था? तो घनानंद था भाई। चलिए आगे। हर एक वंश का शासक अजातशत्रु किस का पुत्र था? तो बिंबिसार का पुत्र था भाई। राजा अजातशत्रु खालिस्तान वंश के शासक थे, तो हर एक वंश के शासक थे भाई। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को खालिस्तान स्थानांतरित कर दिया गया था। तो वह कर दिया गया था पाटलिपुत्र। ठीक है, जैसे बिहार की जो राजधानी है पटना का नाम ही पाटलिपुत्र था भाई पुराने समय में। चलिए भाई, अब आते हैं बौद्ध धर्म के बारे में बात कर लेते हैं भाई। चलिए भाई, ठीक है, इनको हम कराएंगे। तो आगे चलिए भाई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत और शैव धर्म, जैन धर्म, इनको हम चलिए यहाँ पर करा दें भाई। पहला प्रश्न है, जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है तो विजेता होता है भाई। जिनका क्या अर्थ होता है? अविजेता होता है भाई। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम। आपके लिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बौद्ध धर्म कराते हैं भाई आपके लिए यहाँ से। चलिए भाई आगे, ये रहा आपके लिए बौद्ध धर्म। चलिए पहला प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं आपके लिए। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। देखिए बौद्ध धर्म से, ये 29वां क्वेश्चन है, सॉरी। ठीक है, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी, तो महाप्रजापति गौतमी थी भाई। महाप्रजापति गौतमी थी। और महात्मा बुद्ध की कौन थी? मौसी थी भाई। कौन थी? ये मौसी थी भाई, महात्मा बुद्ध की। ठीक है, तो ये मौसी थी भाई, इस बात को नोट कर लेना भाई। ये क्या थी? मौसी थी भाई ये। इसका राइट आंसर है भाई, ये मौसी थी। इस बात को आपने नोट कर लेना है।
महाप्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिन्हें प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर भिक्षुणी के रूप में चुना गया था भाई। तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 29वां। चलिए, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। किससे है? तो बौद्ध धर्म से है भाई। मौर्य साम्राज्य आ जाएगा आपका, मौर्य एम्पायर। चलिए आगे, यहाँ पर कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? तो हो जाएगा हमारा मंत्री और अधिकारी को दर्शाता है भाई। सी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। चलिए यहाँ देखिए आप, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो अशोक ने की थी। तो डी राइट आंसर हो जाएगा अशोक। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का 261 ईस्वी में लड़ा गया था भाई। ठीक है, ये 261 ईस्वी में लड़ा गया था भाई। चलिए आगे, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो 8 वर्ष बाद की थी भाई। और मैं बता चुका हूँ कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईस्वी में हुआ था भाई। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया? तो वह भाई अशोक था भाई। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो सेल्यूकस निकेटर को किया था भाई। किसको किया था? सेल्यूकस निकेटर को किया था भाई। सेल्यूकस निकेटर को किया था। तो यहाँ पर इसकी डिटेल देख लीजिए आप, थोड़ा सा यहाँ देखिए आप। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था भाई। हार के बाद निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी तथा हेरात एवं मकरांत प्रांत चंद्रगुप्त को दिए थे। मैग्नीज सेल्यूकान निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था और इसकी पुस्तक इंडिका थी भाई। आई बात समझ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बता दिया आपके लिए। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या अर्थ था? तो हो जाएगा कर निर्धारण था भाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में खालिस्तान के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईस्वी पूर्व में गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो नंदों ने की थी भाई। राइट आंसर आपको जी, नंदों ने। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए लड़ा था भाई। चलिए भाई, हम आपके लिए रोजाना 50 से 60 क्वेश्चन कराएंगे और बिल्कुल प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हम आपके लिए कंप्लीट करा देंगे, टेंशन लेंगे। देखिए, सॉरी, ये देखिए यहाँ से गुजरात में खालिस्तान झील स्थित है, एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। तो वह सुदर्शन हो जाएगी भाई, सुदर्शन हो जाएगी। और गिरनार क्षेत्र में हमारे गुजरात के अंदर भाई, सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार क्षेत्र में पाई जाती है भाई, मिलती है। ठीक है, चलिए भाई आगे। अब आता है मौर्य साम्राज्य, पोस्ट मौर्य एम्पायर, मौर्योत्तर साम्राज्य। वो मौर्य साम्राज्य था, ये पोस्ट मौर्य एम्पायर भाई। पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट और बृहदरथ का सेनापति था, नए राजा की हत्या कर दी और ठीक है, और एक नए राजवंश की स्थापना की भाई। निम्नलिखित में से उसका वंश कौन सा था? तो वह शुंग वंश था भाई। देखिए, मैं इनके बारे में आपको बता दूं, पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहदरथ का सेनापति था। इसने बृहदरथ को मारकर शुंग वंश की नींव डाली थी भाई। इसने बृहदरथ को मारकर, और इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए जिनकी जानकारी अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है भाई। कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया? तो हो जाएगी कनिष्क। देखिए भाई, यहाँ पर ये इनकी बौद्ध संगीति है, ये बौद्ध संगीति, ये स्थान है, ये शासनकाल, ये अध्यक्ष थे उस समय। 483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी
जो किस स्थान पर राजगृह में हुई थी, उसके शासनकाल कौन थे? अजातशत्रु या हर्यक वंश का शासन था भाई, ठीक है। और उसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था भाई। द्वितीय 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली स्थान पर हुई थी भाई, दूसरी बहुसंख्य की थी। और कालाशोक इसके शासनकाल या मतलब शिशुनाग वंश था भाई, ठीक है, इनका शासन था भाई। और सर्वकामी और या मतलब शाबक मीर, शाबक मीर, ठीक है, तो ये इसके अध्यक्ष थे भाई। तृतीय 251 ईस्वी में हुई थी, तीसरी बहुसिंगी थी 251 ईस्वी में हुई थी और पाटलिपुत्र स्थान पर हुई थी। और उस समय अशोक और मौर्य वंश का शासन था भाई। और मोगलीपुत्र से इसका अध्यक्ष था। चतुर्थ बहुसिंगी थी हमारी कश्मीर कुंडल वन में हुई थी भाई। इनके जो शासन था उस समय कनिष्क या कुषाण शासन वंश था। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और अशोक घोष उपाध्यक्ष थे भाई। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ, मतलब कब शुरू हुआ? तो 57 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो भाई ए राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। गुप्त मौर्य साम्राज्य, ठीक है, गुप्त साम्राज्य भाई, गुप्ता एम्पायर, ठीक है, गुप्त एम्पायर हो जाएगा, गुप्त साम्राज्य। वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस समूह गुप्त सम्राट से था? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय से था भाई। खालिस्तान प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर कौन था? तो हो जाएगा हमारा ताम्रलिप्त था भाई। सी राइट आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्त। गुप्त शासकों ने खालिस्तान नाम का जुर्माना लगाया था, जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल करता। तो हो जाएगा हल विकर था भाई। और गुप्तोत्तर साम्राज्य मतलब पोस्ट गुप्त एम्पायर। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी भाई? सॉरी, इसको ही कर देता हूँ। तो किसने की थी? तो हैंसोंग ने की थी। डी राइटर तो रहेगा हैंसोंग, ठीक है। चलिए भाई, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री हैंसोंग भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय आया था भाई। हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जो उनके दरबारी कवि खालिस्तान द्वारा संस्कृत में रचित है। तो वो बाण भट्ट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। यहाँ देखिए, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई खालिस्तान मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो हो जाएगा राज्यवर्धन। तो भी राइट आंसर होगी राज्यवर्धन। किसके शासन काल में चीनी यात्री हैंसोंग भारत आया था भाई? तो बताइए, तो चीनी यात्री भारत आया था हर्षवर्धन के शासन काल में था। डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। फ्रेंड्स, आपके 10 से हर दिन हम हिस्ट्री के 10 चैप्टर कराएंगे, ठीक है। अगर आपका प्यार मिलता है तो हम कंटिन्यू क्लास करेंगे, नहीं फिर वही भाई बीच में क्लास होगी फिर कोई भी वैसे। तो फिर प्यार आपका जरूरी है भाई इसमें मिलना, ठीक है। तो उसमें हम देखिए आगे मेंस की तैयारी भी करिए, आपका हर एग्जाम के लिए क्लास लाते हैं, ठीक। तो अगली क्लास देखिए 11 से हम बात करेंगे, फिर इस तरह से बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। 15 आपके 10 चैप्टर के हैं तो फिर आपके 15 कर देंगे, तो उस तरह से। अब है दक्षिण भारतीय राजवंश, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई सारे। अगला उसमें दक्षिण भारतीय राज्य कराएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद फ्रेंड्स। देखिए ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो इनको हम अगले उसमें क्लास में कराएंगे भाई। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद फ्रेंड्स।